हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी विथ डीके के इस यूट्यूब चैनल पर। आज 16 मई है और 16 मई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स पहली बार ऑनलाइन स्टडी विथ डीके के इस यूट्यूब चैनल से जुड़ रहा है उन सभी से मेरा निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल अगर आप चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा रखी है, वहाँ पर जाकर के आप पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, अगर उस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके उसका आंसर्स जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम कल की क्विज का आंसर आपको बता देते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछा था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 की उत्पत्ति और संक्रमण का जिम्मेदार इनमें से किसे बताया था। तो WHO के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें कोविड-19 की उत्पत्ति और संक्रमण का जो जिम्मेदार है वह चमगादड़ यानी कि बैट को बताया था, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों का यह मानना था, चीन पर आरोप लगा रहे थे कई राष्ट्र और कई एजेंसियां चीन के पीछे पड़ी हुई थी कि चीन ने इस वायरस की उत्पत्ति की है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ह्यूमनॉइड वायरस नहीं है, ये चमगादड़ के माध्यम से फैला वायरस है, ठीक है। तो इसकी पुष्टि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कर दी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था चमगादड़। चलिए अब हम 16 मई के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस नए अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की हाल ही में घोषणा की है। तो इस अभियान का नाम है जिसमें 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है, यह अभियान है आत्मनिर्भर भारत अभियान। यानी कि इसमें हर उस बात पर ध्यान दिया जाएगा जिसमें भारत जो है वो आत्मनिर्भर बने। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देश के सामने यह आह्वान किया है कि हर व्यक्ति को अब आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है और कोविड-19 से लड़ने के लिए इन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की हाल ही में घोषणा की है। कुछ इसमें हम डिटेल देख लेते हैं। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत योजना है इसमें 5 मजबूत स्तंभ माने गए हैं। ये मैं बता देता हूँ कौन कौन से स्तंभ रहेंगे इसमें। एक तो अर्थव्यवस्था पर इस पर ध्यान दिया जाएगा, एक बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया जाएगा और ऐसा मानना है कि आधुनिक भारत का यह सबसे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी ढांचा होगा। तकनीकी आधारित सिस्टम को जो है वो ऑर्गेनाइज इसमें किया जाएगा और आबादी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और मांग पर भी जो इसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और ऐसा मानना है इसमें इस बार जो अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत होगी वो तभी होगी जब हम सप्लाई चेन को जो है वो बराबर रख सकें, ठीक है। और इसमें बेस्ट प्रोडक्ट बनाने के ऊपर भी जोर दिया जाएगा और ख़ास तौर पर लोकल सामान खरीदने पर जो है जोर दिया जाएगा। यानी कि हम विदेशों पर निर्भर नहीं रहें, विदेशी वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहें। जितनी भी आपके क्षेत्र में और आसपास में जो वस्तुएं निर्मित की जाती है आप उसी का उपभोग करें। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के ये 5 मुख्य आधार स्तंभ है, याद रखिएगा। और 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की जो घोषणा की है वो किस नए अभियान के तहत की गई है। इस अभियान का नाम है आत्मनिर्भर भारत अभियान। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की हाल ही में घोषणा की है। तो यह हमारे जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना प्रतिशत है। तो 20 लाख करोड़ रुपए जो है ये हमारे जीडीपी का, इस साल हमारी जीडीपी जो है लगभग 210 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। तो 20 लाख करोड़ रुपए की जो घोषणा की गई यह जीडीपी का लगभग 10% है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कुछ डिटेल हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज जो अभी घोषित किया गया है ये कुल जीडीपी का 10% है, ये मैंने बता दिया आपको। और इस वक्त देश की जो जीडीपी है वो लगभग 210 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रमुख देशों की जीडीपी का मैं बता देता हूं कि उन्होंने अपनी कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो कोरोना वायरस से निपटने के लिए घोषित किया है। तो जापान ने जीडीपी का 20%, सबसे ज़्यादा इन्होंने ही जीडीपी का पैसा खर्च किया है यानी कि हिस्सेदारी, जो कि कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करेगी। अमेरिका ने अपनी जीडीपी का 14% कोरोना रिलीफ पैकेज के नाम दिया है। जर्मनी ने अपनी जीडीपी का लगभग 10.5% जो है वो कोरोना वायरस से निपटने के लिए घोषित किया है। ब्रिटेन ने काफ़ी कम किया है 5% अपनी जीडीपी का। और चीन ने सबसे कम यानी कि उसकी जो जीडीपी उसका मात्र 3.5% आसपास ही परसेंटेज उसने कोरोना वायरस से निपटने के लिए खर्च किया है। अभी जीडीपी क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जीडीपी का एक तो आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और यह देश की आर्थिक हेल्थ के बारे में बताता है। और भारत में जीडीपी का आंकड़ा जो है वो NSO जिसको हम बोलते हैं नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन या हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। एक फार्मूला होता है जीडीपी निकालने का, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। जीडीपी बराबर होता है C + I + G + X - M।
इसका सबका मतलब बताता हूँ मैं आपको। सी को हम बोलते हैं कंज्यूमर एक्सपेंसेस, कंज्यूमर एक्सपेंसेस कितना खर्च किया जा रहा है उसकी वैल्यू यहाँ पर आती है। आई का मतलब होता है इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री के ऊपर हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन दोनों का किया जाता है टोटल, ठीक है। उसके बाद जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर जितनी भी इसके कार्यकाज हो रहे हैं, कामकाज वगैरह होते हैं, उस पर कितना खर्च किया जा रहा है, तो इन तीनों का तो लगाया जाता है टोटल, ठीक है। इसके अलावा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस किया जाता है और जो बचता है उसको इन तीनों में प्लस कर दिया जाता है, उसके बाद हमारी निकलती है जीडीपी, ठीक है। तो जीडीपी जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, ऐसे निकाली जाती है जीडीपी किसी भी देश की। और यह देश की आर्थिक हेल्थ के बारे में बताता है, यानी कि आर्थिक स्थिति के बारे में जीडीपी बताई जाती है। और भारत में जीडीपी का आंकड़ा ये भी पूछा जाता है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है, ये सब आंकड़े जो इसी के द्वारा जारी किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा CBSE यानी कि सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है, तो ये मनोज आहूजा को बनाया गया है, ठीक है। और ये किसका स्थान लेंगे, ये अनीता करवाल का स्थान लेंगे। काफ़ी सुपर इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, याद रखिएगा। CBSE यानी कि सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है, तो ये मनोज आहूजा को बनाया गया है, ठीक है। मनोज आहूजा जो है ये मसूरी में जो IAS ट्रेनिंग सेंटर है जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें ये विशेष निदेशक भी हैं और ये 1990 बैच के ओडिशा संवर्ग के एक IAS ऑफिसर है, ठीक है। और ये CBSE में अनीता करवाल का स्थान लेंगे, ये भी आप याद रखिएगा। किसको रिप्लेस करेंगे, ये अनीता करवाल को। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा भारत में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप की नई तिथि इनमें से क्या है, तो ये 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 को आयोजित किया जाएगा, यानी कि अगले साल। हालांकि ये 2020 में आयोजित होना था भारत में, भारत के 5 शहरों में इसका आयोजन किया जाना था, लेकिन कोविड-19 वायरस की महामारी के चलते भारत ने इसको जो है 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये भारत के जो 5 शहर है जहाँ पर ये होने वाला था, उसमें एक तो कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, अहमदाबाद और नवी मुंबई में खेला जाना था। उसका जो फाइनल मैच था वो मुंबई में आयोजित किया जाना था। हालांकि होगा वहीं पर, ये भारत में ही होगा, इन 5 शहरों में आयोजित होगा और वही नियम रहेंगे और सारे मापदंड वही रहेंगे, लेकिन इसका समय जो है वो 1 साल बढ़ गया है। और ये इस साल होने वाला था 2 से 21 नवंबर 2020 को, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 17 फरवरी से 7 मार्च कर दिया है 2021 में, ठीक है। और इसमें भारत समेत 16 टीमें शामिल होगी और मेज़बान देश जो है भारत है इसमें, इसलिए भारत को क्वालिफाई होने की कोई इसमें आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। और ये जानकारी जो है फीफा के द्वारा दी गई है। फीफा का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये फुटबॉल की एक गवर्निंग बॉडी है जिसका पूरा नाम होता है फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन, ठीक है, याद रखिएगा आप ये। क्वेश्चन नंबर 5 है किस राज्य की प्रसिद्ध तेलिया रुमाल बुनाई को हाल ही में एक GI टैग प्राप्त हुआ है। GI टैग होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, तो ये तेलिया रुमाल है, तो ये किस राज्य का ये तेलिया रुमाल जिसको हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है, तो ये तेलंगाना का है, ठीक है। कुछ इसमें थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ। यह 3 रंगों से मिलकर बना होता है तेलिया रुमाल, एक तो लाल, काला और सफ़ेद, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जो तेलिया रुमाल है ये राजस्थान के जो अजमेर शरीफ एक प्रसिद्ध दरगाह है वहाँ पर चढ़ाया भी जाता है। और इस तेलिया रुमाल का उपयोग हैदराबाद के निज़ाम की तत्कालीन अदालत में राजकुमारियों द्वारा तेलिया रुमाल को घूंघट के रूप में भी पहना जाता था, ठीक है। और निज़ाम के राजवंश के दौरान आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में एक छोटे से गांव जिसका नाम था पुटुपका, उसमें लगभग 20 परिवार के द्वारा हाथ से इस प्रकार के रुमाल को बनाया जाता था। तो पहले हालांकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश में ही था, लेकिन जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया तो ये जो गांव था पुटुपका अब ये तेलंगाना क्षेत्र में चला गया, ठीक है। तो याद रखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तेलिया रुमाल जिसको हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है किस राज्य से संबंधित है, तो ये तेलंगाना से, ठीक है। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ और इसमें कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। 3-4 और नाम आप याद रखिए जिनको हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है। तो एक तो ये मणिपुर का काला चावल था जिसको ब्लैक राइस हम बोलते हैं, उसको भी GI टैग प्राप्त हुआ है पहला। दूसरा टेराकोटा है गोरखपुर उत्तर प्रदेश का, उसको भी GI टैग प्राप्त हुआ है अभी। और तीसरा कदलई मिट्टी, ये तमिलनाडु की एक मूंगफली की मिठाई है जिसको अभी GI टैग प्राप्त हुआ है। और चौथा है कश्मीरी केसर, ये जम्मू कश्मीर की, इसको भी GI टैग हाल ही में प्राप्त हुआ है। और 5वां आपका ये भी आप याद रखिएगा तेलिया रुमाल, ये तेलंगाना का है और इसको भी अभी हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी GI टैग से रिलेटेड मैंने यहाँ पर कवर किया है। किस राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग, ये सोहराई खोवर एक पेंटिंग है विशेष प्रकार की जिसको GI टैग मिला है। तो इसको भी आप चाहें तो आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। तो ये 5-6 नाम जो मैंने GI टैग से रिलेटेड बताए हैं सब एक साथ आप याद रखिएगा। तो ये झारखंड राज्य में है ये
सोहराई खोवर पेंटिंग, जिसको हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो इसमें बता दूं, अगर आप कभी झारखंड गए हों, रांची गए हों, तो रांची का जो एयरपोर्ट है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा और वहाँ का हजारीबाग और टाटा नगर रेलवे स्टेशन, अगर आप वहाँ पर गए हो तो वहाँ पर जो चित्र बनाए गए हैं वो उन चित्रों का ही नाम है, यही वाले चित्र वहाँ पर बनाए गए हैं, सोहराई खोवर चित्र। इन चित्रों से उन हवाई अड्डों को, रेलवे स्टेशन को जो सजाया गया है। इन चित्रों में लाइन वगैरह है, डॉट्स का उपयोग किया जाता है, जानवरों के आंकड़े हैं, पौधों की आकृति है ना, ये सब बना करके अच्छे से सजाया जाता है। तो इस एक चित्र शैली है ये, इस चित्र शैली को नाम दिया गया है सोहराई खोवर चित्र। तो इसको अभी हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ठीक है, झारखंड के हैं ये। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये झारखंड की जो स्थानीय आदिवासी महिलाएं हैं उनके द्वारा ये बनाया जाता है। और ये जब फसल काटने के समय और विवाह के समय अपने घरों के सामने जो है लोग इसको अपनी दीवारों पर बनाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी जीआई टैग से रिलेटेड है। झारखंड की है ये पेंटिंग, वहाँ के नागरिकों के द्वारा फसल काटने के समय और शादियों के समय बनाई जाती है, सोहराई खोवर पेंटिंग, याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 7 है, अमेरिका के सीडीसी ने भारत सरकार की सहायता करने के लिए कितने मिलियन डॉलर जो है वो राहत देने की इसमें घोषणा की है। तो ये 3.6 मिलियन डॉलर जो है ये अमेरिका का जो सीडीसी है वह प्रदान करेगा भारत को 3.6 मिलियन डॉलर। थोड़ा सा इसमें डिटेल हम देख लेते हैं। सीडीसी जिसको हम बोलते हैं सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशंस, उसके द्वारा भारत को 3.6 मिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और जो राशि दी जाएगी यह कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने में भारत की सहायता करेगी। और इसमें कोविड-19 से लड़ने के लिए रोकथाम हुई, लैब वगैरह हुई, टेस्टिंग किट तैयार करना है, सारी बातें जो इसमें शामिल है। मुख्य रूप से जो कोविड-19 की जो टेस्ट लगाई जाती है, परीक्षण लगाया जाता है, उसकी प्रयोगशालाओं की क्षमता में वृद्धि करना जो है वो सीडीसी के द्वारा जो ये पैसा दिया गया है उसका उपयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट हाल ही में विकसित किया है। तो ये इटली के द्वारा किया गया है। तो ये एक प्रकार का विशेष घड़ी के आकार का एक ब्रेसलेट है जो विकसित किया गया है, इसका नाम है आई फील यू। तो ये अगर किसी व्यक्ति ने पहन रखा है तो ये सोशल डिस्टेंसिंग को प्रमोट करेगा, यानी कि अगर आपके पास कोई व्यक्ति ज़्यादा ही नज़दीक आ रहा है तो इसमें कुछ सेंसर ऑर्गन्स लगे हुए हैं जिसके माध्यम से एक सायरन बजेगा, उस सायरन के माध्यम से पता चल जाएगा कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। यानी कि एक दूसरे के नज़दीक, हालांकि 2 व्यक्ति है और अगर दोनों व्यक्तियों के हाथ में ये ब्रेसलेट पहना हुआ है तो अगर ये दोनों अधिक नज़दीक में आएंगे और अगर ये ब्रेसलेट उन्होंने पहना हुआ है गेट टुगेदर के वक्त तो ये सायरन बजेगा इसमें। तो इससे पता चल जाएगा कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, यानी कि व्यक्ति इसमें दूर हट जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आई फील यू ब्रेसलेट इटली के द्वारा विकसित किया गया है। कुछ डिटेल में इसमें बता दूं आपको। सबसे पहली बात, इटली के जो वर्तमान में राष्ट्रपति उनका नाम है सर्जिया मटेरेला ट्रेंडिंग, इटली की राजधानी है रोम और इटली के अंदर जो मुद्रा चलती है उसका नाम है इतालवी लीरा। और किसके द्वारा विकसित किया गया है ये आई फील यू ब्रेसलेट? ये जिनोवा में एक आईआईटी स्थित है जिसका नाम है इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा विकसित किया गया है। और इस ब्रेसलेट में केवल एक रेडियो सिग्नल का उपयोग किया जाता है जिससे दूसरे ब्रेसलेट के नज़दीक आने का जो है पता इसमें चलता है। हालांकि जीपीएस का इस्तेमाल नहीं करता है, इसके कारण जो उपयोग करता है उसकी लोकेशन इसमें ट्रेस नहीं की जा सकती है। और यह संकेत देकर बार बार याद दिलाता है कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। उसी प्रकार कोविड-19 के पेशेंट का पता लगाने के लिए भारत सरकार के द्वारा भी एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है आरोग्य सेतु। अगर आपने अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर रखा है तो आपके आसपास अगर कोई कोरोना वायरस का पेशेंट हुआ तो उसकी स्थिति के बारे में आपको संदेश मिल जाएगा, यानी कि आप अपनी सावधानी बरत सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप जो डाउनलोड नहीं किया तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आरोग्य सेतु से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि अभी बीते दिनों में सबसे ज़्यादा ऐप जो है कौन सा डाउनलोड किया गया है, तो वो आरोग्य सेतु ही डाउनलोड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को कौन से स्थान पर रखा है? तो विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में भारत को 74 नंबर पर रखा है। ठीक है, 74वें नंबर पर। और लगातार 2015 के बाद भारत इसमें वृद्धि कर रहा है, काफ़ी अच्छी बात है भारत के लिए। और इसमें एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में अगर टॉप की बात करें, सबसे पहले नंबर पे कौन है? तो ये स्वीडन, कई वर्षों से स्वीडन ही इसमें टॉप कर रहा है। दूसरे नंबर पे स्विट्ज़रलैंड है और थर्ड नंबर पर जो है फिनलैंड रहा है इसमें। ठीक है, और भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जिसने साल 2015 से लगातार साल दर साल जो है प्रगति की है, यानी कि हम इस इंडेक्स में धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं।
और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर हम बात करें तो इसके जो संस्थापक और वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम है क्लाउस श्वाब, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 10 हम डिस्कस करेंगे, ये हमारे करंट अफेयर्स का आखिरी क्वेश्चन है। उसके बाद हम स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत के लिए कितने बिलियन डॉलर की आपातकालीन सहायता देने की घोषणा की है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये भारत को देगा 1 बिलियन डॉलर, ठीक है। फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो कुछ इसमें डिटेल हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष की बात करते हैं, तो ये है केवी कामत। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना की गई थी, जो भारत के ब्रिक्स देश हैं उनकी सहायता करने के लिए, ठीक है। तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश है? एक तो ब्राज़ील है, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये 5 देश है, इनसे मिलकर बना है ब्रिक्स। तो अवसंरचना और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई है। यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो इन 5 देशों को फंडिंग करता है, ठीक है, मुसीबत के समय में, संकट के समय में, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे स्टैटिक जीके के 2 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हम इस करंट अफेयर्स के डिस्कस कर चुके हैं। स्टैटिक जीके का हमारा क्वेश्चन है आज का, ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व इनमें से कौन सा है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर? तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हाइड्रोजन से रिलेटेड मैं आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहली बात, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एग्जाम में पूछा जाता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। हाइड्रोजन का परमाणु भार भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी होता है 1। हाइड्रोजन जो एक क्षार धातु है, ये भी आप याद रखिएगा। और मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें पहले वर्ग में हाइड्रोजन रखा गया है, ठीक है। यानी कि आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व कौन सा है? तो वो है हाइड्रोजन। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार भी 1 होता है, और ये आवर्त सारणी में पहले वर्ग में स्थित है, ठीक है, पहले आवर्त में और पहले वर्ग में, और इसको हम क्षार धातु के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक भी आप याद रखिए। पहले का नाम है प्रोटियम, दूसरे का नाम है ड्यूटेरियम, तीसरे का नाम है ट्राइटियम, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला यह तत्व है। स्टैटिक जीके का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन नंबर 12, होम्योपैथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो पूरे विश्व में होम्योपैथी दिवस जो है हम मनाते हैं 10 अप्रैल को। सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्योंकि इस दिन होम्योपैथी के जो जनक है सैमुअल हैनीमैन, उनका जन्म दिवस है ये। तो होम्योपैथी दिवस हम हर साल इन्हीं की याद में मनाते हैं। 10 अप्रैल को पूरे विश्व में होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। चलिए अब बारी आती है क्विज़ की। आज मैं आपसे क्विज़ का एक क्वेश्चन पूछता हूं। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए कौन सा मिशन हाल ही में शुरू किया है? मिशन फतह, मिशन सागर, वंदे मातरम, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, भारत ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए कौन सा मिशन हाल ही में शुरू किया है? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर कोई इसमें और इम्प्रूवमेंट हो सके तो आप जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। मेरे बोलने की स्पीड अगर ज़्यादा है, अगर आपको इसको थोड़ा मैं स्लो बोलूँ तो भी आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। इस वीडियो के बारे में आप राय जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, कंटेंट कैसा है, आपको क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इसमें इस वीडियो में और कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सारी जानकारी अगर आप चाहें तो आप हमको कमेंट्स के माध्यम से उपलब्ध करा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को हम बहुत अच्छा बनाएं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना वायरस चल रहा है अभी, तो लॉकडाउन की स्थिति में आप घर पर रहिए और घर पर रहकर अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर।